Good afternoon everyone. So this is Ankit Sharma, Biofaculty Step Up Tutorial, and welcome you all to the YouTube channel of Step Up Tutorial. So today I am going to take very interesting topic of biology that can help you even in your 9th, 10th, 11th, 12th. जिस भी क्लास की आप बायोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा. इज इट? सो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड है क्या, ठीक है. एंड अब न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड होता कहाँ पे है और उस मतलब है क्या चीज़ है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है. देन हम इसके बारे में इसका पूरा जानेंगे, देखेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले वी हैव सेल. यू नो लिविंग, हम बायो पढ़ रहे हैं तो बायो का बेसिक यूनिट इज सेल, ठीक है, जिससे सारी लाइफ बनती है. सो सेल के अंदर यू नो देयर इज अ मेम्ब्रेन. सिंपल एक सेल का अगर मैं स्ट्रक्चर लूँ, 9th क्लास के बच्चे को भी और 8th क्लास के बच्चे को भी सेल पता है, ठीक है. तो सेल का जब मैं स्ट्रक्चर लूँ तो सेल की एक मेम्ब्रेन है, आउटर बाउंड्री, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. देन उसके अंदर वी हैव द साइटोप्लाज्म एंड वी हैव द न्यूक्लियस. वी हैव द न्यूक्लियस. दिस न्यूक्लियस इज मेन थिंग. दिस न्यूक्लियस इज द मेन थिंग, ठीक है. अब इस न्यूक्लियस में जो थ्रेड लाइक एक केमिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज अवर न्यूक्लिक एसिड. दैट इज अवर न्यूक्लिक एसिड. सो हमें पता चल गया कि न्यूक्लिक एसिड कहाँ है. न्यूक्लिक एसिड सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्चुअल पॉइंट डाल रहा हूँ कि जिन बच्चों को याद ना हो उनकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए. न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने. तो ये एक स्टडी का पैटर्न होता है बेटा कि वी नीड नॉट टू यू नो टॉपिक पे एग्जैक्ट जाने की जरूरत नहीं होती. जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके साथ हम 10-12 चीज़ें रिलेट कर सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हम न्यूक्लियस डिस्कस कर रहे हैं. तो न्यूक्लियस का हमने अच्छा ठीक है दिमाग में सोचना है, ओके न्यूक्लियस, सर न्यूक्लियस बता रहे हैं. न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था. कब किया था, है ना. ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे डाल सकते हैं. 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था. और भी आप इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, जैसे कि ये ब्राउन, ये वही इंसान है जिसने ब्राउनियन मोशन दिया, ब्राउनियन मोशन ऑफ द पार्टिकल्स. वेल, अपने टॉपिक पे आते हैं, न्यूक्लिक एसिड. तो बेटा जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड उसका बेसिक कंपोजिशन, बिकॉज इट्स अ केमिकल मॉलिक्यूल. सी, हम बायो पढ़ रहे हैं लेकिन बायो का एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है ना. आप लोग काफ़ी टर्म्स यूज़ करते हो, यार ये जेनेटिक है, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही, जेनेटिक है. व्हाट इज जेनेटिक, है ना. व्हाट इज जेनेटिक? जेनेटिक ऑल अबाउट न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड हमारे सेल्स के अंदर, लिविंग सेल्स के अंदर ऐसे केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है, ये क्या चीज़ है जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर. तो कोई भी न्यूक्लिक एसिड का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो 3 चीज़ों से बना है. 3 चीज़ें आपकी क्या है? वन इज योर शुगर कंपोनेंट, वन इज योर नाइट्रोजनस बेस, and another one is your phosphate group. Another one is your phosphate group. So एक एक करके इन कंपोनेंट को जानेंगे और देखेंगे कि ये सारे तीनों कंपोनेंट जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड कैसे बनाते हैं, ठीक है. तो शुगर कंपोनेंट में आपके पास 2 तरह की शुगर है जो आपका न्यूक्लिक एसिड बनाती हैं. 2 तरह की शुगर है बेटा. One is your ribose sugar and one is your deoxyribose sugar. अब यहां पे एक टॉपिक आ जाता है, what is this ribose, what is this deoxyribose. तो इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, ठीक है. राइबोस शुगर इज अ 5 कार्बन शुगर. राइबोस शुगर जो है वो आपकी 5 कार्बन शुगर है, ठीक है. 5 कार्बन शुगर किस तरह से, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, इट हैज 5 कार्बन. दिस इज कार्बन नंबर 1, ओके. एज बायोलॉजिस्ट आपको कुछ मेन बातें याद रखनी होती हैं, बिकॉज यू नीड नॉट टू गो इन दैट डीप. केमिस्ट्री में आपको नहीं जाना है, आपको मेन ओवरव्यूज में याद रखना है. मैं आपको बताऊंगा 5 कार्बन शुगर किस तरह से. कार्बन शुगर कार्बन नंबर 1, 2, देन कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड यहाँ पे कार्बन नंबर 5. ओके.
एंड अब इसमें देखेंगे, अब आपको पता है कि एक कार्बन, थोड़ा सा केमिस्ट्री बता रहा हूँ, केमिस्ट्री से डरिएगा नहीं, केमिस्ट्री बहुत इजी होती है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है हमेशा। जिन बच्चों को थोड़ा केमिस्ट्री से प्रॉब्लम रहता है उनके लिए बता रहा हूँ, कार्बन हमेशा आपका 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ये कार्बन नंबर 1 के 2 बॉन्ड बन चुके हैं, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, दूसरा बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ। तो कार्बन नंबर 1 पे एक जुड़ेगा आपका OH ग्रुप, एक जुड़ेगा H ग्रुप। ओके, देन यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे भी ऐसे H ग्रुप, देन OH ग्रुप, देन यहाँ पे H ग्रुप, देन OH ग्रुप। ओके, देन देखो हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, देन ये वाला कार्बन, इसके 3 बॉन्ड है, 1 2 3, और इसका चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एंड यहाँ पे इसका 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड OH के साथ। OH इज योर हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्कोहल ग्रुप जिसको हम कहते हैं। तो दिस इज योर 5 कार्बन शुगर। राइबोस एंड डीऑक्सीराइबो दोनों आपकी कितनी कार्बन शुगर है? 5 कार्बन शुगर है। ये दोनों शुगर्स आपकी 5 कार्बन है, 5 कार्बन से। अब देखिए राइबोस से ही डीऑक्सीराइबोस बन रहा है, नाम से डीऑक्सी, ऑक्सीजन हटा दो। ऑक्सीजन कहाँ हटा दो? ये देखो ये यहाँ पे राइबोस का पहले बेसिक स्ट्रक्चर फिर से बना लेंगे। ठीक है, ये राइबोस का बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया हमने। अब बेटा ये बात आपको याद रखनी है कि डीऑक्सीराइबो शुगर में O कहाँ हटा होता है? O हटा होता है सेकेंड कार्बन पे, ये ना फर्स्ट कार्बन। मैं इसको आपको दूसरे मार्कर से नंबरिंग कर देता हूँ। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। तो आपका सेकंड कार्बन जो कि आपका ये वाला है, सेकंड कार्बन पे जो OH ग्रुप लगा था बेटा, ये वाला OH ग्रुप जो लगा है, इस OH ग्रुप में से ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इट वुड बी H। ओके, देन हमारे पास कार्बन नंबर 3 में कार्बन नंबर 3 में हमारे पास वही अगेन बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसा ही, H OH। कार्बन नंबर 4 में यहाँ पे H, यहाँ पे C H H OH। सो दिस इज डीऑक्सीराइबो। डीऑक्सीराइबो में सेकेंड कार्बन पे बेटा ऑक्सीजन हट जाता है, इसलिए इसको बोल रहे हैं डीऑक्सीराइबो। एक ऑक्सीजन हट गया और राइबोस का बेसिक स्ट्रक्चर। तो दिस इज अबाउट आवर शुगर्स। देन आ जाता है बेटा नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 2 तरीके के होते हैं। नाइट्रोजनस बेस आपके 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, you have purines and you have pyrimidines। नाइट्रोजनस बेस 2 तरीके के होते हैं, प्यूरीन्स, बोलेंगे मेरे साथ, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। अब प्यूरीन्स मतलब नाइट्रोजनस बेस की 2 कैटेगरी है बेटा, प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स। क्यों? इसमें भी केमिस्ट्री है। अब प्यूरीन्स ऐसे बेस ग्रुप होता है नाइट्रोजन, बिकॉज इसमें नाइट्रोजन एटम है इसलिए नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, प्यूरीन ऐसा नाइट्रोजनस बेस है जिसमें 2 रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब इसमें ये जो प्यूरीन्स होती है 2 रिंग स्ट्रक्चर होती है और पायरिमिडीन 1 रिंग स्ट्रक्चर होता है। अब प्यूरीन में 2 तरह के हमारे पास केमिकल्स आते हैं, 2 तरह के प्यूरीन्स होते हैं हमारे पास। 2 तरह के प्यूरीन्स हैं हमारे पास, एडेनिन, जिनका नाम है एडेनिन। यू नीड नॉट टू गो टू द स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर को नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, सो स्टे ट्यून विद अस। अभी के लिए मैं आपको बस इसका नाम दे रहा हूं कि प्यूरीन 2 रिंग स्ट्रक्चर होता है, नाम है एडेनिन, और एक आ जाएगा एडेनिन एंड आपका गुआनिन। ओके, देन पायरिमिडीन भी आपके पास 2 तरह के हैं मेनली। पायरिमिडीन आपके पास 2 तरह के कौन कौन से? साइटोसिन एंड थाइमीन। अब यहां पे थाइमीन वाले में एक गबला है जिसको हमें दिमाग में एडेनिन गुआनिन दोनों प्यूरीन्स होंगे, डीएनए में भी एडेनिन गुआनिन, आरएनए में भी एडेनिन गुआनिन। पायरिमिडीन्स के केस में थोड़ा सा एक पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि पायरिमिडीन्स में साइटोसिन तो होगा डीएनए में भी और आरएनए में भी, लेकिन यहां पे थाइमीन डीएनए में होगा लेकिन आरएनए में क्या होगा? यूरेसिल। आरएनए में थाइमीन की जगह क्या होगा? यूरेसिल। बस इतना सा फर्क। अभी आप देखोगे कि डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर बन कैसा। अभी मैं आपको इसका एक मसाला तैयार करवा रहा हूं, बेस प्रिपेयर करवा रहा हूं कैसे होता है। देन आ जाता है फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज योर दिस PO4।
3 नेगेटिव, मतलब फॉस्फोरस आपको पता है वो कितने बॉन्ड बनाएगा, वो आपका बनाएगा 4 बॉन्ड। ये 4 बॉन्ड उसने बना दिए। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए इन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव लगा है। कोई किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो रही हो कि इसके ऊपर सर ने नेगेटिव क्यों लगाया है, बिकॉज ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसका एक ही बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड की कमी है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इस ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड बन गया, इसलिए इसके ऊपर कोई नेगेटिव नहीं है। तो दिस इज फॉस्फेट ग्रुप, PO4 फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट जिससे हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है। आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जानेंगे कि इन सारी चीजों के साथ हम अपना डीएनए या आरएनए का बेसिक मॉलिक्यूल कैसे प्रिपेयर करते हैं जिससे डीएनए और आरएनए बनते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले ही। ठीक है, तो अब कैसे बनाया जाएगा इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। ये आ गया आपका शुगर, मैंने बोला शुगर, ये आ जाएगी आपकी शुगर 5 कार्बन की। डीएनए बना रहे हैं हम, ठीक है बेटा, डीएनए बनाएंगे तो वहां पे आपको याद रखना है यहाँ डीऑक्सीराइबो शुगर होगी। डीऑक्सीराइबो शुगर का क्या प्लस पॉइंट बताया था कि सेकंड कार्बन, ये आ गया कार्बन नंबर 1, दिस इज योर कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, इसके ऊपर कार्बन नंबर यहाँ पे 5, मैं लिख देता हूँ फिर कार्बन भी बना देते हैं। ये आ गया कार्बन नंबर 5। ठीक, सेकंड कार्बन पे मैंने बोला था यहाँ पे OH नहीं होता, सिर्फ H होता है। ठीक है, यहाँ इसलिए डीऑक्सीराइबो है। यहाँ पे आपको पता है OH एंड यहाँ पे H, यहाँ पे OH H H, ये CHH ये आ गई आपकी शुगर। कौन सी शुगर? डीऑक्सीराइबो शुगर। अब इस डीऑक्सीराइबो शुगर के ऊपर हमने जोड़ना है आपका नाइट्रोजनस बेस, देन हम जोड़ेंगे फॉस्फेट ग्रुप। अब पहले जोड़ेंगे नाइट्रोजनस बेस। बेटा याद रखेंगे फर्स्ट कार्बन पे कार्बन 1 पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एक डीएनए के बेसिक मॉलिक्यूल जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, डीएनए या आरएनए का बेसिक मॉलिक्यूल जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट क्या है? सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन है से। वैसे डीएनए का बेसिक यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड एक केमिकल है जो किस किस से बन रहा है? वो बन रहा है शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस, 3 चीजों से बन रहा है। आपको याद रखना है कि शुगर आ गई हमारे पास, शुगर के फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस, देन शुगर के थर्ड कार्बन पे एक फ्री OH ग्रुप लगा होता है, ये हमारे लिए काम आएगा, ये आपको दिमाग में रखना है। देन फिफ्थ कार्बन पे, ये बेटा फिफ्थ कार्बन पे, कार्बन नंबर 5 पे आपका जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है? फर्स्ट कार्बन पे आपने नाइट्रोजनस बेस जोड़ना है, थर्ड कार्बन पे आपने OH, थर्ड कार्बन पे OH जोड़ना नहीं होता, मतलब वो ऑलरेडी होता है, एंड फिफ्थ कार्बन पे आपको फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है। फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे OH लगा है, इसको हटा देंगे एंड यहाँ पे जुड़ जाएगा नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? नाइट्रोजनस बेस। ये आ गया आपका नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कोई भी होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ओके। एंड फिफ्थ कार्बन पे आपने डायस्टर बॉन्ड से आपने जोड़ना है फॉस्फेट ग्रुप। ये देखो फिफ्थ कार्बन पे OH, मैं इसको फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे जोड़ के बताऊंगा। ये फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड O, इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे OH और इसके OH के बीच में ये आपका यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो है अटैच हो जाएगा फिफ्थ कार्बन पे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड इससे हमारा पूरा डीएनए जो बनेगा। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्या देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं कैसे जुड़ के, आपको अभी डीएनए नहीं ना समझ आया कि डीएनए कैसे बन रहा है। डीएनए इज लॉन्ग, आपने ऐसा जब भी देखा होगा, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, ये पूरा चेन कैसे बनता है, इस न्यूक्लियोटाइड से, ये इट इज द बेस, इसकी मदद से पूरा डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स कैसे जुड़ते जाते हैं और डीएनए कैसे बनेगा। ओके, थैंक यू।